हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं एसएससी जेई की एक क्रैश कोर्स। तो एसएससी जेई का ये जो क्रैश कोर्स है ये लगातार आपके लिए चल रहा है और इसके प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। अब आज का वीडियो जो है, आज का सेशन जो है, इसको करते हैं मस्त तरीके से स्टार्ट। नोट्स अपना एकदम बढ़िया से बनाना शुरू कर दीजिए। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा मस्त टॉपिक है। टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आपसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछता है। प्रीवियस वीडियो में आपने रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट जो है उसको देखा। टेम्परेचर वगैरह का कोफिशिएंट के फॉर्म में हम लोगों ने देखा। फिर करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी को समझा, ईएमएफ वगैरह को। अब आज ये यूनिट्स एंड डायमेंशन जब आप पढ़ेंगे तो ये सब कुछ ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं जो स्कूल टाइम पे तो भले हम पढ़े होते हैं, बट इंजीनियरिंग में आने के बाद और ग्रेजुअली कुछ समय बिताने के बाद कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करने के समय ये चीज़ें बहुत पीछे छूट जाती है और माइंड में दोबारा से इनको स्ट्राइक करा पाना डिफिकल्ट होने लग जाता है। और यही छोटी छोटी चीज़ एक एक मार्क्स जो है हमारा रिड्यूस कर देती है एग्जामिनेशन में। इसीलिए स्पेसिफिकली इन्हीं टॉपिक्स को मैंने पकड़ा है कि आपके माइंड में ये चीज़ें वापस से दोबारा से इग्नाइट करना है, सो दैट कि आपसे एग्जामिनेशन में एक छोटे से छोटे टॉपिक का भी सवाल जो है वो छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो है इसकी बात करेंगे अभी, और देखते हैं कि इस टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी समझेंगे। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि यूनिवर्सली इसका फंडामेंटल क्या है, इसको कैसे बनाते हैं। नॉर्मली होता ये कि हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस रट लेते हैं। ये रेजिस्टेंस का हम लोगों ने याद कर लिया, वर्क डन, एनर्जी, वोल्टेज, ये सब का पूरा रट के बैठ जाते हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ फंस गया और ये बन जाएगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसका अगर फंडामेंटल आपको समझ में आए तो कुछ ऐसी चीज़ों को भी या कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाएंगे जिसपे ऐसे रटने का काम नहीं है, जिसपे समझने का वर्क है। ठीक है, चलिए सो लेट अस बिगिन। इसका नोट्स आप तक मैं पहुंचा दूंगा। जी ड्राइव की लिंक जो है इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट सेक्शन पर आपको मिल जाएगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो है इसको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? भाई बिना यूनिट जाने भी तो चीज़ें हो रही थी ना। मतलब यूनिट अगर नहीं जानते हैं, अगर सपोज कर लीजिए कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ने जा रहा हूँ, तो मैंने आपको क्या बताया कि मैं कितना दौड़ने जा रहा हूँ? मैं 5 किलोमीटर मैंने बताया, मतलब एक डिस्टेंस मैंने बताया और उसको रिलेट करने के लिए एक यूनिट से सपोर्ट किया मैंने। ठीक है, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ ना कि मैं 5 लीटर दूर दौड़ने जा रहा हूँ, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सीन क्या है यहाँ पर कि अगर सपोज कर लीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक, वो वॉक कर रहा है। ठीक, वो एक पाथ पे वॉक कर रहा है और इस डेस्टिनेशन पे वो पहुंचता है, ये इसका डेस्टिनेशन है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप बता दिए कि भैया ये 5 तक गया। तो ये बात ही इनकम्प्लीट हो जाएगी कि आप अगर किसी भी चीज़ को, दुनिया में किसी भी चीज़ को अगर आप क्वांटिफाई करना चाहते हैं, क्वांटिफाई करना चाहते हैं, तो आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बगल में मैंने 5 लिख दिया, अब बताइए इससे कोई क्या समझेगा? 5 के बगल में जब तक मैं इसकी यूनिट नहीं लिखूंगा, डायमेंशन मैंने लिख दिया इसका, ये 5 का डायमेंशन इसने कुछ कंप्लीट किया, क्या डायमेंशन है ये नहीं पता। ये जो डायमेंशन दिया हुआ है किस चीज़ का है? तो जब मैं इसके बगल में लिख दूंगा 5 मीटर, तो पता चलेगा अच्छा 5 मीटर दूर था ये डी। या सपोज कर लो 5 किलोमीटर मैंने लिख दिया तो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ गया। 5 माइल्स लिख दूंगा तो 5 मील की दूरी पर हो जाएगी ये चीज़। तो इससे हमको समझ में आता है कि कोई भी चीज़ को अगर क्वांटिफाई करना है तो उसका एक्चुअल क्वांटिटी वाइज उसका डेफिनेशन या उसका अ, जो मेजरमेंट्स है वो कितना है। तो इसी इसी के लिए मेजरमेंट्स के फॉर्म में आपको यूनिट्स और डायमेंशंस दोनों ही चीज़ें समझनी होती है कि उस पर्टिकुलर चीज़ का डायमेंशन क्या है और उसको किस यूनिट से किस आधार पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे चल के आपको इसी वीडियो के अंदर मैं होमोजेनिटी के प्रिंसिपल के तक भी लेकर के चलूंगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ध्यान से देखिएगा। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस की जरूरत जो है वो इस वजह से हमको पड़ी। सपोज कर लीजिए आप कोई क्वांटिटी खरीदते हैं, सपोज कर लीजिए कि आप सब्जी खरीदते हैं, तो आप सब्जी को किलोग्राम में मेजर करवाते हैं ना। 2 मिनट के लिए मानिए कि अगर कोई यूनिट होती ही नहीं, कोई डायमेंशन का चक्कर ही नहीं होता, अब आप सब्जी जो है वो किस आधार पर लेते हैं? तो पुराने ज़माने पे, बहुत पुराने ज़माने पर आप चले जाए तो वहाँ पर देखेंगे कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब करेंसी नहीं हुआ करती थी तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स या एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो होता था वो एक दूसरे के बदले में इक्वल वैल्यू के प्रोडक्ट्स का रिटर्न होता था। कि आपको सपोज कर लीजिए कोई एक सब्जी चाहिए तो उसके बराबर वैल्यू का चावल आप दे दिए सामने वाले को और उसके बदले उसने आपको वो प्रोडक्ट दे दिया, वो चीज़ दे दी। या कोई और चीज़ें दे दी आपने, दाल जो है आपके पास, जो भी एक्सेस है आपके पास, खेत है सपोज कर लीजिए, पहले के ज़माने में एग्रीकल्चरल फॉर्म में इंडिया बहुत खतरनाक तरीके से स्ट्रांग हुआ करता था, तो उस समय एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खूब होते थे। तो लोग उनका एक्सचेंज करते थे चीज़ों को या कमोडिटीज़ को परचेज करने के लिए। तो ये एक डिफरेंस होता था।
फिर ग्रेजुअली ये समझ में आया कि वो इक्वल वैल्यू कैसे डिसाइड होगा। एक पैरामीटर, एक मानक, एक तय लेवल तो होना चाहिए ना, जिसके आधार पे आप इस पैरामीटर को तय करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए फिर यूनिट सिस्टम आया। और यूनिट सिस्टम्स जो है वो इन्हीं सारे डायमेंशंस को क्वांटिफाई करने के लिए बनाया गया, ताकि आप एक क्वांटिफाइड फॉर्म में बता सकें कि अगर आप सुबह दौड़ने जा रहे हैं तो आपको पता हो कि आप एक फिक्स दूरी कितनी दौड़ने जा रहे हैं, कि आप 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं कि 3 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। वो डिस्टेंस को क्वांटिफाई करके आप बता सकते हैं, ताकि आपका जो स्मार्ट वॉच है वो भी आपको बता देगा कि अच्छा टोटल आपने दिन भर में 5,000 स्टेप्स जो है वो चले। तो वो भी क्वांटिफाई कर रहा है, वो भी उसको क्वांटिफिकेशन उसका बना रहा है, वो भी बता रहा है कि आप दिन भर में इतने किलोमीटर चलें। अगर वो सिर्फ लिख देता कि 5,000 तो समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसी के लिए हमको यूनिट्स एंड डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो होते हैं, इसमें जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, all the physical quantities are required to be put under the case of units and dimensions। सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हमको यूनिट्स एंड डायमेंशंस के दायरे में लाना होता है, चाहे जितने भी टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज हो। तो भाई फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनके लिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है? दो टाइप के होते हैं, दो टाइप की कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरीज होती है, ध्यान से देखिएगा। तो एक होते हैं हमारे पास, जब यूनिट्स की हम लोग बात करते हैं तो जब यूनिट्स की हम लोग बात करते हैं तो एक टाइप के यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट्स। जबकि दूसरे टाइप की यूनिट जो है इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अब ये दो नया क्या चीज़ है। चलो फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लिए, जैसे मान लो टेम्परेचर है, तापमान है, फिजिकल एस्पेक्ट है, प्रेशर है, फिजिकल एस्पेक्ट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं फिजिकल एस्पेक्ट के फॉर्म में। लेकिन अब इसके अंदर भी जब यूनिट्स बताने की बारी होती है तो इसको क्यों ऐसे दो फॉर्म में डिफाइन किया जाता है? एक हम लोग बोलते हैं कि एक तरफ इनको फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में कुछ क्वांटिटीज को बताया जा सकता है, और कुछ क्वांटिटीज को डिराइव्ड यूनिट के फॉर्म में बताते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होते हैं जिनको किसी और पैरामीटर, किसी और मानक की ज़रूरत ही ना हो डिराइव करने के लिए, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जो अपने आप में किसी और डेटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अब जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको वजन या मास के बारे में बताना है, तो आप उसको किलोग्राम में बताएंगे। आपको उस किलोग्राम को, उससे पहले का कोई डेफिनेशन नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं है उसका, कोई सेपरेटली आपको उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उससे डिराइव करके आप और चार चीज़ें बता सकते हैं, बट इसके लिए आपको अलग से डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप कैंडेला में सपोज कर लीजिए एक्सप्रेस करें, तो उसको डिराइव करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, वो फिक्स्ड है कि उसकी डेटा यही है। ये बेसिक मूलभूत या आधारभूत जो यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। और दूसरी तरफ होते हैं हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स के एग्जांपल में जैसे कि स्पीड देख लो आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं ना आप, तो उसकी जो यूनिट बनती है, अगर सपोज कर लीजिए मीटर पर सेकंड में आप उसको बता रहे हैं, तो वो मीटर पर सेकंड मतलब मीटर कहीं की किसी चीज़ की लेंथ को बता रहा होगा, सेकंड किसी चीज़ की टाइम को बता रहा होगा। तो वो जो सेकंड्स है, या वो जो मतलब सेकंड्स में जो हम टाइम बता रहे हैं, या मीटर में जो लेंथ बता रहे हैं, वो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इन्हीं का यूज़ करके हम डिराइव्ड यूनिट्स को बताते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो आपको मीनिंग समझ में आ गया दोनों का। फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो फिक्स रहती है, तय रहती है बिल्कुल। फिजिकल वर्ल्ड में फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो बिल्कुल तय रहती है। इससे निकल के आता है यूपीपीसीएल जेई का पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया था? 2016 के आसपास के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, जहां यूपीपीसीएल जेई में क्वेश्चन आया हुआ था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर। तय मैंने आपको बोला कि फंडामेंटल यूनिट्स बिल्कुल फिक्स्ड रहती है कि कितनी होती हैं। टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं उसके साथ की। ये आपको मैं जल्दी से लिखवा दूं। सो देयर आर, मैं आपको उतना ही लिखवाऊंगा जितना आपके पेपर के लिए जरूरी होगा। ठीक है, बताऊंगा पूरा, इसमें से आपको लगे कुछ लिखने लायक तो आप लिख सकते हैं। यहाँ बोर्ड में मैं वो सारी चीजें लिख दूंगा जिसके लिए आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकता है या पूछा है। सो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स and two supplementary units, supplementary units। टोटल सब कुछ मिला करके 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है जिसका नाम बिल्कुल तय है। तो सबसे पहला होता है,
पहले क्वांटिटी की बात कर लेता हूं मैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा या बहुत पहले पढ़े थे स्कूल के टाइम में और भूल गए, पूरा देखिएगा, एकदम डिटेल में ही सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा इसमें। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जो पढ़े थे स्कूल में 100% भूल चुके हैं, तब आपको ये ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, और यूनिट लिखते हैं करंट। यूनिट मतलब सॉरी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो करंट। देन उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मोल। ठीक, अब सर इनकी यूनिट भी बता दो। चलो देखो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंथ की यूनिट किस में हम लोग बताते हैं? लेंथ की यूनिट हम लोग मीटर्स में बताते हैं, है ना। न्यूमेरिकल वगैरह कई बार आप बनाते हैं, देखिए उसमें आप लिखे होंगे। मास जो है इसको किस में बताते हैं हम लोग? किलोग्राम सिस्टम में। अब आगे और भी बात करेंगे कि इनका स्टैंडर्ड यूनिट जो होते हैं उसको हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सिस्टम जो है, स्टैंडर्ड यूनिटिंग सिस्टम जो है वो क्या क्या होते हैं इसके अंदर। बट फिलहाल के लिए आप इसको इस बेसिक फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। टाइम जो है इसको हम लोग सेकेंड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देन टेम्परेचर जो है इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है केल्विन। और क्या आ गया? करंट, करंट का डायमेंशन भी एम्पियर, यूनिट भी एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला में शो करते हैं। मोल का तो यहाँ पर भी मोल ही होता है यूनिट में। ये सब यूनिट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। ठीक है, इसको एक टेबल जैसा बना करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही डेटा पूछा था आपको यूपीपीसीएल के क्वेश्चन में। मतलब एक एक डेटा अलग से नहीं पूछा था आपसे, सीधे सीधे पूछा था कि कितनी टोटल फंडामेंटल यूनिट जो होती हैं वो अवेलेबल है। तो टोटल यही 7 फंडामेंटल, आप गिन लीजिए इसको, 7 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7। यही टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जो अवेलेबल होती हैं, जो फिक्स्ड रहती है, और इन्हीं का यूज करके आप डिराइव्ड यूनिट्स या डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होती है उनका एक्सप्रेशन आप बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दो और होते हैं जो मैंने सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपको बताए, जिसमें से एक होता है प्लेन एंगल, एक हम लोग लिखते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट पता है क्या आप सभी को? और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के फॉर्म में देखा जाता है। इसकी यूनिट में लिख देता हूं पहले। प्लेन एंगल की यूनिट हम लोग रेडियंस में बताते हैं, रेडियंस में बताते हैं, और सॉलिड एंगल की यूनिट जो होती है वो टी रेडियंस में बताते हैं। जब अगली बार आप यूडब्ल्यूटी पढ़ेंगे और उसमें इल्यूमिनेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें रिलेट हो जाएंगी। इसीलिए मैं पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल से शुरुआत कर रहा हूँ, ताकि आपका जब बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे के सब्जेक्ट्स पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में रिलेटेबिलिटी क्रिएट कर लेंगी। ठीक है, ये दो अपनी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं और ये 7 अपनी फंडामेंटल यूनिट्स हैं पूरी की पूरी। ठीक है, अब आप इसको सोचेंगे कि सर इसको याद कैसे करेंगे, तो मैं अपना एक तरीका बताता हूँ, बाकी आपके ऊपर है, आप अपना तरीका खुद से इन्वेंट कर सकते हैं, वर्ड्स बदल सकते हैं आप। ठीक, मैं नॉर्मली कैसे इसको याद करता हूँ या बताता हूँ, देखिए। एल एम, ध्यान से देखते जाइए क्या क्या है हमारे पास। एल एम टी टी सी एल एम। ठीक है, एल एम टी टी सी एल एम। तो मेरा याद करने का तरीका क्या है मैं बता देता हूँ आपको, आपके ऊपर है, आप उसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ, एल एम को मैं आलम पढ़ूंगा अगर, तो मैं ये बोलता हूँ कि आलम जो है वो तमिलनाडु टूरिज्म कॉरपोरेशन की बस से घूमने गया और वहाँ पहुँच के बोला वाह क्या आलम है। ठीक है, तो ये तरीका है, तो आप उसको कैसे समझेंगे? आलम यानी एल एम। ठीक है, फिर किससे गया? तमिलनाडु यानी टी, टूरिज्म फिर से टी, और कॉरपोरेशन, ठीक है, यानी कि सी। तो टी टी सी हो गया, और वहां पहुंच के वो बोला कि वाह क्या आलम है, यानी फिर से एल और एम आया दोबारा। ये सातों फंडामेंटल यूनिट्स आपको मिल जाएंगे। तो जब मैंने बोला कि आलम यानी एल और एम, तो आप बोलेंगे लेंथ और मास, ये हो गया। फिर जब वो गया तमिलनाडु टूरिज्म कॉरपोरेशन की बस से, तो टी विल स्टैंड फॉर व्हाट? टाइम या टेम्परेचर, आप जिसने किसी भी एक फॉर्म में आप बताइए, तो आप टाइम बोल लो चलो। फिर दूसरा वाला टी किस चीज़ के लिए हुआ? टेम्परेचर के लिए हुआ। फिर तीसरा वाला जो कॉरपोरेशन है वो सी किसके लिए आया? करंट के लिए आया। और फिर उसने वहां पहुंच के बोला कि वाह क्या आलम है, तो एल एम फिर से आ गया। तो एल विल बी फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एम किस चीज़ के लिए हो गया? मोल हो गया। कभी नहीं भूलेंगे, याद रहेगा आपको हमेशा। ठीक है, अगर अगर इस तरीके से आप याद कर रहे हैं तो देखिए कुछ चीज़ें समझने के लिए भी होती हैं और याद करने के लिए भी होती है। तो समझने का फंडा अलग होता है, रटने का और याद करने का फंडा अलग होता है। मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा।
एग्जाम में समझ के जाना जितना जरूरी है, उस मोमेंट पे दिमाग में उसको कैरी करना और एक्टिवेटेड रखना भी उतना ही जरूरी है। तो उसके लिए याद याद रखने का फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इससे आप इसको यूज कर सकते हैं, याद हो जाएगा आपको, आप भूलेंगे नहीं। एक बार देखिएगा, इस राइट साइड का डेटा तो आपको याद ही रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेफ्ट साइड का डेटा जो है वही 7 फंडामेंटल यूनिट लोग भूल जाते हैं, अब आपको नहीं भूलेगा। चलिए ठीक है, अगर ये याद हो गया, ये समझ आ गया, समझ भी आ गया और याद भी हो गया, अगर दोनों चीज़ें हो गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ तक हम लोग बात किए कि फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो डिराइव्ड यूनिट्स में जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, इस तरीके से। तो डिस्टेंस जो हो गया, इसको मैं किस फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा? डिस्टेंस मेरे लिए हो जाएगा लेंथ के फॉर्म में, यानी मैं यहाँ पर लेंथ बता रहा हूँ और ऊपर यहाँ पर नीचे बता रहा हूँ टाइम। अब लेंथ हो गया मतलब किस में हो गया, ये मीटर हो गया, टाइम हो गया मतलब सेकंड्स। तो मतलब मीटर पर सेकंड्स के फॉर्म में मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और डायमेंशनली अगर मैं देखूंगा तो एल टी इनवर्स के फॉर्म में इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक। ये तो इसका एक बेसिक तरीका हो गया। अभी अभी उस पॉइंट पे भी आएंगे कि डायमेंशनली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी को, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो किस तरीके का होता है, ठीक। अब क्या हुआ कि अब दुनिया में ये तो चीज़ सेट कर दिया गया कि अच्छा ठीक है भाई, डायमेंशन की ज़रूरत है, डायमेंशन का हमको बताने की ज़रूरत पड़ती है, उसको क्वांटिफाई करने के लिए बताना पड़ता है। और डायमेंशन बताएंगे तो उसको यूनिट्स के फॉर्म में बताना पड़ेगा, ताकि एक जैसी चीज़ों को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सको और अलग अलग यूनिट्स को अलग कर सको। अब जैसे सपोज कर लो कि मैं आपको बोलूँ कि 1 किलो सब्जी आलू खरीदना है और 1 लीटर दूध खरीदना है, बताइए दोनों को मिला के कितना किलो हो गया? तो 1 लीटर दूध का डब्बा और 1 किलो का आलू दोनों को ऐड कर दिए, तो बताइए अब टोटल वजन कितना हो गया? दिक्कत है इस चीज़ में, आपको दोनों में से किसी एक को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। आप अब टोटल वजन या तो लीटर में बता सकते हो, या टोटल वजन आप किलोग्राम में बताएंगे, यही करेंगे। तो क्योंकि दोनों चीज़ें दो अलग अलग फॉर्म के उसमें है, दो अलग अलग फॉर्म के यूनिट्स में है, इसको लेकर के एक रूल है, बट उस पर बाद में पहुंचेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि अब क्या हुआ, यहाँ तक लोगों ने डायमेंशन बता दिया, यूनिट्स बता दिया, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही थी। लेकिन जब बात पूरी दुनिया में फैली कि नहीं, अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ चावल और चीज़ें और वैल्यू की थिंग्स एक्सचेंज नहीं करेंगे, अब हम यूनिट्स के फॉर्म में बराबर से करेंसी लॉन्च करेंगे और उस करेंसी की एक वैल्यूएशन करेंगे। उस करेंसी के दाम के आधार पे, वैल्यू के आधार पे हमको वो चीज़ें मिला करेंगी, कि जितनी उस करेंसी की वैल्यू होगी उसके बदले उतनी चीज़ मिलेगी। तो 1 रुपये में कार नहीं मिलेगी आपको, 1 रुपये में आपको चॉकलेट मिलेगा अभी के ज़माने में, ठीक है। तो ये समझ आ गया हमको। अब इससे क्या हुआ कि जब ये बात पूरे वर्ल्ड में फैली, अब हर देश अपने आप में सुपर पावर, सब देश को लगा कि अच्छा ठीक है, उसकी करेंसी है, मैं क्यों मानूं उसकी करेंसी, मेरे देश में मेरी करेंसी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। लेकिन जब वैल्यूएशन की बात होगी और जब ट्रेडिंग्स होंगे, तो सारी कंट्रीज को तो एक दूसरे से ट्रेड करना ही पड़ेगा ना किसी कंट्रीज को दूसरे से तो ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर ट्रेड्स करने पड़ेंगे तो फिर वैल्यूएशन की बात आएगी बीच में, कि कितने पैसे दें और उसके बदले कितने वैल्यू की चीज़ मिलेगी। वहां से शुरुआत हुई कि अब आपको स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ने लग गई, कि अब आपको ये चाहिए कि भाई स्टैंडर्ड जो है कुछ सेट किए जाएं, ताकि वैल्यूएशन करने में आसानी हो। नहीं तो सबका अलग अलग वैल्यूएशन सिस्टम रहेगा, तो स्टैंडर्ड्स को अगर कोई नहीं फॉलो करेगा तो हम कैसे जानेंगे कि कौन किस चीज़ को किस फॉर्म में बता रहा है? अब जैसे अब किसी एक देश ने बोल दिया, जैसे ब्रिटेन ने बोल दिया कि नहीं भाई, हम तो सब पे राज किए हैं, ठीक है, हम तो सबसे सुपीरियर हैं, हम कैसे मान लें कि आप आपका सब चीज़ इस यूनिट के फॉर्म में चलेगा? हम अपना अलग सिस्टम बनाएंगे। आप किलोग्राम में मेजर करिए, हम पाउंड में मेजर करेंगे, हम नहीं मानते किलोग्राम को। तो इस तरीके से हर देश का अपना अपना एक लॉजिक रहा, एक उनका एक यूनिट सिस्टम रहा। और उसके बाद एट द एंड पूरे वर्ल्ड में 3 अलग अलग जो मानक सिस्टम जो है या यूनिट सिस्टम जो है उसको लाया गया, फॉलो किया गया। कौन कौन से? इनको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स। इनको बोले हम लोग क्या? स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। तो सब जो बड़े बड़े जो देश रहे, जो सुपर पावर टाइप के जो देश रहे, ये सब अपने अपने कुछ यूनिट्स के फॉर्म में ये लोग अग्री किए। यूरोपियन कंट्रीज बोली कि हम भाई हाइट जो है उसको या लेंथ जो है उसको फुट्स में मेजर करेंगे, हम मीटर वीटर नहीं मानते, हमको फुट में चाहिए। और वजन जो है हम केजी वेजी नहीं मानते, हमको तो पाउंड्स में ही समझ में आएगा करके, ठीक है। इस तरीके से आप देखते हैं ना कि जैसे जैसे डिस्टेंस का भी, जैसे अमेरिका वगैरह में, यूएस वगैरह में आप सुने सुने होंगे कि गाड़ियां जो है वो माइल्स का मीटर में अपना रीडिंग शो करती हैं। ये वहाँ पे जो कोई बताता भी है कि कितने का एवरेज दे रही है गाड़ी, तो वो माइल्स के हिसाब से बताता है कि पर लीटर। हमारे यहाँ क्या करते हैं हम लोग, किलोमीटर के फॉर्म में बताते हैं कि गाड़ी जो है इतने किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है, या इतना किलोमीटर का दूरी हम लोग तय किया, वो लोग बोलेंगे कि हम माइल्स में तय किए।
तो देखो डिस्टेंस तो उतना ही है, डायमेंशन उतना ही है, यूनिट का फर्क है, और उस यूनिट का जो है कुछ इक्विवेलेंट हमको क्रिएट करना पड़ता है, तब जाके हमको समझ में आएगा कि अगर वो माइल में बोल रहा है तो हम यहाँ अपने देश में उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि अच्छा किलोमीटर में इतना होता है। ठीक, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है इसी वजह से आए, और स्टैंडर्ड यूनिट जो है दुनिया में 3 तरीके के मेजरली, और भी अलग अलग फॉलो होते हैं, बट मेजरली देखा जाए तो 3 टाइप के फॉलो हुए अदर देन एसआई। एसआई सिस्टम जो होता है वो बेस रहता है, उसके अलावा जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है उसमें से एक था सीजीएस सिस्टम, दूसरा था एमकेएस सिस्टम, और तीसरा था एफपीएस। ठीक है, ये तीनों सिस्टम आए, लेकिन समय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाया। टाइम जो होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है, और टाइम को तीनों में से कोई नहीं बदल पाया, टाइम सब जगह अभी भी सेकंड्स में ही रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सीजीएस स्टैंडर्ड्स में सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम आया। ठीक है, जब सीजीएस सिस्टम की बात हुई तो ये हमको समझ में आया, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत थी कि जो फंडामेंटल बेसिक जो डायमेंशंस थे या बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, उसमें सबसे ज़्यादा किस क्वांटिटी की नीड थी आपको, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी 3 क्वांटिटीज है जिनका बताया जाना जरूरी है। तो पहली क्वांटिटी है कौन सी, टाइम, समय। दूसरी क्वांटिटी हो गई मास, तीसरा हो गया लेंथ। ठीक है, इस 3 चीज के फॉर्म में हमको ओवरऑल सभी क्वांटिटीज को बताना जरूरी हुआ। ठीक, ये समझ में आया, यानी कि लेंथ, क्या क्या 3 चीज, लेंथ, मास, यानी किसी चीज का मास कितना है वो, और टाइम। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी जिसके लिए या जिसके आधार पे आप ऑलमोस्ट सभी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब इन्हीं 3 बेसिक चीजों को ये 3 अलग अलग स्टैंडर्डाइजेशन वाले जो सिस्टम्स थे इनके अंदर फिट करना था। कैसे फिट हुए ये देखिए। तो जब सीजीएस सिस्टम की बारी हुई तो सीजीएस सिस्टम में बोला गया कि भाई लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे, लेंथ को हम ना, सीजीएस है, सी मतलब सेंटीमीटर, लेंथ का मेजरमेंट हम सेंटीमीटर में करेंगे। अच्छा, मान गए इनकी बात। फिर ये लोग बोले कि अच्छा अब हम जो ये है मास है, इसका मेजरमेंट हम ग्राम में करेंगे, इसका मेजरमेंट हम ग्राम में करेंगे। चलो मान गए ये भी बात। अब हम लोग बोले एक काम करो, जरा समय को तो बदल के दिखाओ तो माने। ये लोग बोले अच्छा ठीक है, हम एक काम करेंगे, हम लोग टाइम के साथ खेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खेलने का हक टाइम को है, इंसान को नहीं है टाइम के साथ खेलने का हक। ठीक है, टाइम खेल सकता है, आप नहीं खेल सकते उसके साथ, तो टाइम को आप छेड़छाड़ मत करो, टाइम को सेकेंड्स ही रहने दो। ठीक है भाई, तो ये बन गया इनका सीजीएस सिस्टम, जहाँ पे लेंथ को सेंटीमीटर्स में बताएंगे, मास जो है वो ग्राम में रहेगा, और टाइम जो रहेगा वो सेकेंड्स में ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आ गए ये एमकेएस सिस्टम को मानने वाले। ठीक है, एमकेएस सिस्टम को मानने वाले बोले कि लेंथ को हम तो लेंथ को मीटर्स में पढ़ेंगे भाई, हम तो लेंथ को स्टैंडर्ड मीटर ही मानेंगे, हमको सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं है, मीटर हमारे लिए स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, लेंथ हो गया। अब उसके बाद मास को क्या बोले ये लोग, कि हमारे लिए मास जो होगा वो केजी में होगा, मास जो होगा वो किलोग्राम्स में फॉलो होगा। एसआई से काफ़ी हद तक डिराइव्ड है एमकेएस, एसआई से ही मिलता जुलता है पूरा एमकेएस। और टाइम जो होगा वो सेकंड्स के फॉर्म में रहेगा, टाइम जो होगा वो सेकंड्स के फॉर्म में होगा। हम लोग इसी को फॉलो करते हैं ज़्यादातर। अब देखिएगा मेजरली जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाते हैं उसमें यही अज्यूम करते हैं। रेजिस्टेंस का भी आप देखे होंगे, अभी कुछ दिन पहले डायमेंशन या न्यूमेरिकल के फॉर्म में हम लोग देख रहे थे, लेंथ मीटर में ही लिखते हैं, एरिया लिखते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया लिखेंगे मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, मास बताएंगे केजी वगैरह में बताते हैं। तो मेजरली हम इसी को फॉलो करते हैं। फिर आगे भैया सबसे महान लोग जो दावा किए कि हम पूरी दुनिया पे राज कर लिए, हमारा तो अलग यूनिट रखना बनता है, नहीं तो हम तो आम जनता में शामिल हो जाएंगे, तो वी आर सुपीरियर्स। कौन, ये ब्रिटिश लोग। ठीक है भाई, ये यूरोपियन कंट्री वाले उठ के आए, बोले भाई हमको हमको हमारा यूनिट सिस्टम अलग दे दो, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे भाई, आप लोग ऑर्डिनरी लोग हो, हम विशेष जनता है। ठीक है, तो इनको बोला गया अच्छा ठीक है, इनको पूछा गया लेंथ किस में बताना है, ये लोग बोले कि हम लेंथ को ना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे, हम फुट्स में बात करेंगे, अब हम मीटर सेंटीमीटर वाले नहीं हैं, हम उससे बड़े लोग हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनको बोला गया अच्छा मास किस में बताओगे आप, तो मास के लिए ये लोग बोले कि नहीं, मास तो हम और खतरनाक तरीके से बताएंगे, पाउंड्स में, ताकि किसी को समझ ही ना आ सके। ठीक है, और फिर बोले कि टाइम, तो सोचे तो बहुत कुछ थे, बट इनको भी फाइनली समझ में आ गया कि टाइम ही खेलेगा। आखिरी में पूरा एम्पायर घूम फिर के
अपने अपने रीजन में सिमट गया इनका, चाहे कितना भी कहीं भी राज किया हो, सब जगह से खदेड़ दिए गए, वापस पहुंच गए अपने जगह पे। तो इनको समझ में आ गया टाइम के साथ खेल नहीं सकते हैं, टाइम ही खेलेगा लास्ट में। चलो ठीक है, तो टाइम को बोले कुछ मत करो, छोड़ दो। तो फाइनली इनका एफपीएस सिस्टम बन गया। तो फुट, पाउंड, सेकंड्स, ठीक है। और इस हिसाब से अब अपना पूरा का पूरा जो स्टैंडर्डाइजेशन का जो सिस्टम बना स्टैंडर्ड यूनिट्स का, वो इस हिसाब से हुआ। लेकिन आपके फंडामेंटल यूनिट्स अभी भी वही है। इनको मानने का या इनको एक्सप्रेस करने के जो यूनिट्स हैं, इसका सिस्टम ये लोगों ने अलग अलग यूज़ किया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बेसिक जिस क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, वो ये तीन है जिसकी ज़रूरत आपको पड़ती है ऑलमोस्ट हर जगह पे, कि लेंथ, मास और टाइम का एक्सप्रेशन जो है वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब बात करते हैं और क्वांटिटीज़ की। क्या क्वांटिटीज़ की? इसके साथ साथ एक बेसिक सा चीज़ आपको बता देता हूँ, वैसे तो ये बहुत ही बेसिक है बट फिर भी, कि इनके साथ साथ प्रीफिक्सेस भी यूज़ होते हैं। इनके साथ साथ यूज़ होते हैं प्रीफिक्स। फिर आपको जल्दी से इलेक्ट्रिकल वाले फॉर्म में लेकर के आता हूँ मैं, नहीं तो आप सोचोगे कि सर ये तो पूरा बेसिक बेसिक आप बता दे रहे हो। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप अगली बार बनाओ इसके क्वेश्चन डायमेंशन के, तो रटा रटाया ज्ञान ना हो, एटलीस्ट आपको पता रहे कि आप जो बना रहे हो क्या सिस्टम है, किस तरीके से बन रहा है, उसके पीछे का वर्क क्या है। जब आपको इसके अंदर का होमोजेनिटी का नियम पूछ ले तो आपको पता रहे कि होमोजेनिटी इसके अंदर कैसे काम करती है। प्रीफिक्स सिस्टम क्या हो गया कि ये देखा गया कि भाई ओवरऑल क्वांटिटीज़ को मेजरली कहाँ तक मेजर कर सकते हैं। अब जैसे सपोज कर लो कि मास की मैं बात करता हूँ, तो 10⁻³ -31 तक गए मास को मेजर करते करते। माइनस में अगर जब गए लोग, तो वो बोले कि अच्छा, हम तो साइंटिस्ट जो है वो बोले कि हम 10⁻³ -31 kg को आखिरी मेजर कर सकते हैं। 9.11 इंटू 10⁻³ के फॉर्म में मास जो है वो बता सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कितना है। ठीक है भाई, तो ये इनका सबसे निचला वैल्यू था कि इससे नीचे का मास हम नहीं मेजर कर पाएंगे, कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे पास। ठीक, हायर पे जब जाना शुरू किए तो 10⁻53 54 के आसपास तक चले गए मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा बोले साइंस जो है वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मास का अभी तक जो मेजरमेंट बता पाया है वो 10⁻53 तक बता पाया है केजी के फॉर्म में। जो पूरे यूनिवर्स का वजन जो है और ये सब जो है पूरा मास जो है, उसके हिसाब से बताया कि पूरे यूनिवर्स का जितने जो सेलेस्टियल बॉडीज है सब कुछ मिला करके इतना मास के आसपास का कुछ हम बता सकते हैं। अर्थ के मास के हिसाब से देखा जाए तो लगभग ऐसा कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सट्रीम्स था। ठीक है, ये उल्टा बना दिया है मैंने, ये ऊपर रहेगा, ये बड़ी वैल्यू है, दिस इज द छोटा वैल्यू, ये नीचे रहेगा। बट ठीक है, ये हमारे एक्सट्रीम्स थे कि हम इतने से इतना तक मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए इनको यूज़ करना पड़ा प्रीफिक्स। क्या प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ा? तो प्रीफिक्स ये होता है कि जैसे कोई भी यूनिट है, जैसे सपोज कर लो मीटर है ना, तो मीटर की जब डेटा बढ़ेगी तो यहाँ पर प्रीफिक्स में इनको लगाना पड़ेगा किलो, है ना। किलोमीटर बन गया फिर यहाँ से। अब जैसे सपोज कर लो कि ग्राम है, ग्राम है, तो फिर यहाँ पे आपने लगा दिया किलो, तो ये प्रीफिक्स आपने ऐड किया। ये जैसे टाइम के लिए ही बात कर लो कि आप लिखते हो सेकंड्स, तो सेकंड से पहले अगर सपोज कर लीजिए आपने लिख दिया नैनो सेकंड, तो ये क्या हो गया, 10⁻⁻9 को दर्शाने लग गया ना, कि सेकंड का ये हिस्सा है। अब जैसे सपोज कर लो सेकंड्स के अलावा कोई भी और क्वांटिटी, तो उसको इस फॉर्म में नैनो में, गीगा में, है ना, और इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग पिको वगैरह के फॉर्म में, कैपेसिटर में पढ़ते हो तो आप देखते हो ना कि पिको फैरेड में लिखा हुआ है। तो ये प्रीफिक्सेस लगाने का सिस्टम जो है ये चालू हुआ कि अब हम प्रीफिक्स के साथ भी चीज़ों को, मतलब जो भी यूनिट है उसके पहले अगर हम इसका प्रीफिक्स लिख दें तो हमको समझ में आ जाएगा कि कितने के पावर पर चेंज आ रहा है। ठीक है, ये बेसिक सा था, जस्ट ऐसे मैं आपको बता रहा था, इसको अलग से कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक शॉर्ट सा टॉपिक जैसा था। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ जी, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। और तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब थोड़ा डायमेंशनल फॉर्म की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, नेक्स्ट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहाँ से शुरू होती है नीड डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूले की। अब डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या, ध्यान रखिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला है, यूनिट्स फॉर्मूला नहीं है। यूनिट्स फॉर्मूला नहीं है, केवल डायमेंशन का फॉर्मूला है। तो डायमेंशन का फॉर्मूला मतलब अगर मैं टाइम को बता रहा हूँ तो टाइम के लिए मैं टी ही लिखूंगा, सेकंड्स नहीं लिखूंगा यहाँ पे, बिकॉज सेकंड्स इज इट्स यूनिट। डायमेंशन तो टाइम है ना, जो डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं वो तो टाइम है, सेकंड्स तो उसकी यूनिट है। लेंथ की बात करना है अगर मुझे, तो मैं लेंथ के फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा, मैं मीटर नहीं लिखूंगा वहां पे, सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्म में चीज़ों को एक्सप्रेस करना यहाँ से शुरू होता है। और हम चीज़ों का अलग अलग फॉर्म जो है वो डायमेंशन के तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसको लिखने का क्या तरीका मैं बता देता हूँ। जब मैंने आपको एग्जांपल बताया, कौन सा एग्जांपल, जब मैंने आपको एग्जांपल बताया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं हम लोग, स्पीड बराबर
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं तो बेसिकली मुझे इसको डायमेंशन के फॉर्म में लेकर के आना है ना। तो डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, लेंथ, और टाइम तो टाइम होता है। अब आप चाहें तो आप ये बोल सकते हैं कि सर लेंथ है तो चलिए इसको मीटर में लिख देते हैं एफपीएस सिस्टम के हिसाब से, और टाइम है तो इसको सेकंड्स लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। लेकिन ये डायमेंशनल फॉर्म नहीं होगा, ये यूनिट्स का फॉर्म हो जाएगा। अब मुझे यूनिट के फॉर्म में नहीं, मुझे डायमेंशन के फॉर्म में डेटा चाहिए। तो मुझे अब इसको क्या लिखना पड़ेगा, तो मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा एल टी इनवर्स, एल का पावर 1, टी इसके अपॉन में तो ऊपर गया तो इनवर्स बन गया, ठीक। अच्छा, स्पीड के अंदर मतलब मास का कोई सीन नहीं है, तो इसीलिए मास नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत से कि ये तीन जो बेसिक क्वांटिटीज है इसको हमको एक्सप्रेस करना होता है, मास, लेंथ, टाइम, ये तीन का एक्सप्रेशन आपका दिखना चाहिए। तो आप अगर चाहें तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस आप यहाँ पे मास को भी इंक्लूड कर लीजिए, बस उसको जीरो से शो कर दीजिएगा। तो m0 l⁻1 t का पावर -1, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आप शो करेंगे। ये आ जाता है यहाँ से स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला। इस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला बनाना होता है हमको। अब इसके लिए क्या पता होना जरूरी है पहले से, तो इसके लिए आपको क्या पता होना जरूरी है, फार्मूला पता होना जरूरी है किसी चीज़ का एक्सप्रेशन। अब जैसे मुझे पता था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा लेंथ अपॉन टाइम लिख सकते हैं और उससे ये फार्मूला बना। अगर यही फार्मूला आपको नहीं पता होगा तो डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिख पाएंगे आप। डायमेंशनल फार्मूला कोई आपको बोले कि अपने आप मैजिक से बन जाएगा, ऐसे नहीं बनता है। आपको उसके लिए ये बेसिक फार्मूला एटलीस्ट पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए क्वांटिटीज का, तब आप डायमेंशनल फार्मूला बता सकते हैं किसी चीज़ का, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए डेंसिटी का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा अभी नॉन इलेक्ट्रिकल चीज़ बता रहा हूँ, फिर आपको इलेक्ट्रिकल पर ले आऊँगा। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या रेजिस्टेंस वेजिस्टेंस का, जैसे रेजिस्टेंस का सवाल पूछा था एग्जामिनेशन में, उसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा था, वोल्टेज का, वर्क डन का, ये सब का क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में। बट वहां तक पहुंचने से पहले इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, तो ये रास्ता पार करते हैं। चलिए डेंसिटी की बात करते हैं। व्हाट अबाउट डेंसिटी, डेंसिटी का एक्सप्रेशन बताइए कैसे लिखेंगे डेंसिटी को। तो डेंसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, लिख सकते हैं ना ऐसा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। अच्छा वॉल्यूम को क्या लिखोगे फिर, अच्छा मास को क्या लिखोगे आप, मास तो चलो m से लिख दूंगा मैं। मास के लिए तो मैं इसको मास को मास ही रहने देता हूँ, ये तो अपना स्टैंडर्ड है, ठीक। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू एरिया, मतलब सॉरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये तीन चीज के लिए लिखते हैं ना हम लोग, और तीनों ही तो लेंथ है ना। एक्सिस अलग अलग है ना, एक एक्स एक्सिस का है, एक वाई एक्सिस का है, दूसरा जेड एक्सिस का है तो तीनों लेंथ ना। तो आप इसको लिखोगे लेंथ का क्यूब, ऐसा लिख सकते हो। अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो इसको मास का मतलब आप इसको ग्राम्स में या केजी में लिख दो, और डिवाइडेड बाय लेंथ का क्यूब मतलब मीटर क्यूब के फॉर्म में आप लिख दो। बट अगेन वो क्या हो जाएगा, वो यूनिट बन जाएगा। हमको यहाँ यूनिट नहीं बनाना है, हमको डायमेंशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिर, तो वी विल राइट एम एल का पावर, देखिए 3 नीचे पे है तो ऊपर जाके -3 हो जाएगा। और कंप्लीटनेस के लिए मैं टी भी लिखूंगा, टाइम, बट यहाँ टाइम का कोई चक्कर है नहीं, तो इसलिए टाइम को मैं 0 लिख सकता हूँ, एम को चाहूँ तो 1 लिख के एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और ये मेरे पास बन जाएगा किसका, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। चेक कर लीजिए एक बार, बन रहा है सही से। एम एल टू द पावर -3 टी का पावर 0। हाँ, इसका स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, ये बुरा मान जाएगा नहीं तो। चलिए दिस इज डन, बनेगा आप सभी से, बना लेंगे ऐसा सब, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जब हम डायमेंशन का यूज करते हैं अलॉन्ग विद द फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो हम लोग उसके हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, द यूसेज ऑफ डायमेंशन विथ एनी फंडामेंटल क्वांटिटी, एनी फंडामेंटल क्वांटिटी will provide the detail of any physical quantity, any physical quantity। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब जब आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको उसका डायमेंशन पता होना चाहिए कि वो लेंथ के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, कि मास के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, कि टाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। ये सब बेसिक आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, और उस फंडामेंटल क्वांटिटी उसकी क्या क्या रहेगी वो आपको पता होनी चाहिए। बस उसके हेल्प से आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही डायमेंशनल फॉर्मूला का मूलभूत सिद्धांत है।
ठीक है, बेसिक इसका जो डेफिनेशन है वो यही है कि आप इस तरीके से किसी भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको इस पॉइंट तक? तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं यहाँ से। ठीक है, ऑडियो वगैरह चल रहा है ना सही से? ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो मैं आपको प्रिंसिपल की बात कर रहा था कि जिस प्रिंसिपल पे हम लोग बात करेंगे, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का सिद्धांत यहाँ कैसे काम करता है? होमोजेनिटी आपने इससे पहले भी सुना होगा, जब हम लोग लीनियरिटी को जब डिफाइन करते हैं ना, जब हम लोग ये बोलते हैं कि लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, इसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग होमोजेनिटी और एडिटिविटी की प्रिंसिपल को पे बात करते हैं कि भाई अगर कोई क्वांटिटी एडिटिविटी और होमोजेनिटी को फॉलो करती है तो बाय डिफॉल्ट वो वैसे भी लीनियरिटी को फॉलो कर रही है। ठीक है, बट यहाँ पर लीनियर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो क्या बताता है? होमोजेनिटी का सिद्धांत यहाँ पर ये बताता है कि किसी भी दो क्वांटिटी जिनका आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से कुछ भी एक अगर आपको इसका एप्लीकेशन करना है, तो उसका कंडीशन केवल और केवल एक ही है कि उसके जो डायमेंशंस होंगे वो सेम होंगे। उसी कंडीशन पर आप कर सकते हो, उसके जो डायमेंशनल फॉर्म्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। इसको मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ आपको, ओनली दोज क्वांटिटीज। ये मैं एकदम बेसिक टर्म में लिखवा रहा हूँ, बुक के लैंग्वेज में नहीं लिखवा रहा हूँ। बुक के लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में, बट आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड। और हाँ, इसी टॉपिक के अंदर आपको एक दो शॉर्टकट्स बताऊंगा मज़ेदार वाला, ध्यान से देखिएगा, एमसीक्यू में काम आने लायक शॉर्टकट्स रहेंगे आपके लिए। तो ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कैन बी एडेड और subtracted which have same dimensions। मैक्सिमम क्या होता है ना, मैक्सिमम लोगों को डायमेंशन और यूनिट में कंफ्यूजन हो जाता है कि डायमेंशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, उसको बाइफरकेट करके अलग अलग नहीं देख पाते हैं, उसको एक ही जैसे देखते हैं, तो गलती होती है। अगर आप उसको अलग देखना शुरू कर देंगे ना कि डायमेंशन भैया अलग चीज़ होती है और यूनिट एक अलग चीज़ होती है, दोनों को देखने का नज़रिया, दोनों को देखने का एस्पेक्ट जो है वो अलग अलग है, तो आपको फिर क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छे से आने लग जाएगी। तो ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशंस और सेम यूनिट्स। तो मैंने आपको एग्जांपल शुरू में ही बताया था कि 1 किलोग्राम आलू को 1 लीटर दूध के साथ ऐड करके टोटल वजन नहीं बताया जा सकता है। या तो आलू को लीटर में कन्वर्ट कर दो, उसको पिघला के पानी बना दो, और या तो फिर दूध को सॉलिड बना दो, बर्फ बना दो और किलोग्राम में मेजर करके बता दो। तो दोनों में से एक कुछ करके आपको एक फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तब फिर आप उसका टोटल मेजरमेंट बता पाएंगे कि हाँ कॉम्बिनेशन में दोनों का सम जो है वो इतना हो रहा है। ठीक है, तो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला वाली क्वांटिटी को ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इसी प्रिंसिपल के आधार पे ये हमको समझ में आता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है कि फोर्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ऑफ टी प्लस सी बाई डी प्लस टी। ये एक एक्सप्रेशन है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया और बोला कि चलो बताओ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसके ऊपर अगर लागू हो रही है तो इसका आउटपुट जो है वो क्या रहेगा, ये क्या डायमेंशनल फॉर्मूला देगा, है ना। मान लीजिए ऐसा सवाल पूछता है आपसे, तो आप सबसे पहले ये चीज़ समझेंगे कि यहाँ पर अगर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, इफ इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी then LHS should be equal to RHS। ये एकदम तय बात है, क्योंकि होमोजेनिटी का सिद्धांत ये बोलता है कि आप ऐड सब्ट्रैक्ट तभी उसी केस में कर सकते हो किसी चीज़ को जब वो एक दूसरे के बराबर। और मैं इस पूरे डेटा को इधर लाके इक्वेट कर सकता हूँ जीरो से, और ये इधर आ जाएगा तो इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट भी होगा, और इस फोर्स के साथ अगर ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो पक्के से ये पूरी डेटा जो पूरी क्वांटिटी है ये एक ही डायमेंशन की होगी, इनके डायमेंशंस जो होंगे वो इक्वल होंगे, या यूनिट जो होगी इनकी सेम होंगी। उसी कंडीशन पर ये हो सकता है, उसी कंडीशन पर ये पॉसिबल है। कैसे?
अब जैसे सपोज कर लो, या फोर्स लिख दूं या v की वैल्यू के फॉर्म में, मान लो फोर्स की जगह पे मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में अपने को दिया है फोर्स की जगह पे वेलोसिटी दिया है, एक एग्जांपल के तौर पे वेलोसिटी, चलिए इसकी वैल्यू हमारे पास नोन रहेगी ना, तो इस हिसाब से लिखता हूँ। तो a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी ऐसा लिखा हुआ है, तो मुझे पता है ये a का डायमेंशन, ये बी टी का डायमेंशन, ये c अपॉन डी प्लस टी का डायमेंशन, ये तीनों का डायमेंशन उतना ही होगा जितना v का डायमेंशन है, जितनी वेलोसिटी की डायमेंशन है उसी के बराबर इनका इंडिविजुअल डायमेंशन होगा। दिस इज फॉर श्योर, ये होमोजेनिटी के सिद्धांत से समझ में आता है, ठीक है। तो वेलोसिटी की क्या डायमेंशन है, अभी स्पीड का लिखे थे ना हम लोग, वेलोसिटी को अभी स्पीड से आप रिलेट कर लो, तो आप लिखोगे v का डायमेंशन होता है एल टी टू द पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं, l का पावर 1 t का पावर माइनस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गया, अपॉन टाइम मतलब t का इन्वर्स हो गया, तो दिस इज फॉर वेलोसिटी, ये मैं लिख देता हूँ। तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि नाउ a जो होगा इसका भी डायमेंशन होगा l टू द पावर 1 t का पावर -1, bt जो होगा b ऑफ t इसका भी डायमेंशन होगा l टू द पावर 1 t का पावर -1, और तीसरा चीज c अपॉन d प्लस टी जो होगा एक्सप्रेशन, इसका भी डायमेंशन सेम होगा। ये बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो सिद्ध करता है, प्रूव करता है, बताता है आपको, ठीक है। ये बात आप समझ गए, इससे आप चाहें तो फिर इनकी वैल्यूज डिराइव कर सकते हैं अलग से। खैर इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, बट अगर इन केस पूछता है तो आप ऐसे बता सकते हैं कि ए का डायमेंशन जो है वो इतना आ गया, बी और टी का डायमेंशन आप कैसे निकाल लिए, जैसे बी के डायमेंशन के लिए आप लिख दिए बी इंटू टी, देखिए बी का डायमेंशन मल्टीप्लाइड विद टी का डायमेंशन से आया आपके पास l टू द पावर 1 t का पावर -1, सो देयरफॉर अगर मैं t को हटा दूं तो b का डायमेंशन कितना निकलता है, b का डायमेंशन निकलता है l का पावर 1 t का पावर -2 मल्टीप्लाइड विद t का पावर 1 कर देते हैं आप ये, तो उससे डेटा आपका वो वाला आ जाता है ऊपर का। इस तरीके से आप सॉल्व करते हो, मैं बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, अदरवाइज आपको और ज़्यादा टफ लगेगा, और मेरा काम है आपको चीज़ों के आपके लिए चीज़ों को आसान बनाना, टफ बनाना नहीं, ठीक है। तो इस वजह से, और आपको उतनी दूर तक बताऊंगा मैं जितने दूर तक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो इस फॉर्म में आप यहाँ इसको ऐसा बनाएंगे, c अपॉन डी प्लस टी जो है इसको भी आप चाहे तो रिजॉल्व कर सकते हैं, बट चलो इस यहाँ तक अभी नहीं जाते हैं। तो इस फॉर्म से आप समझ गए कि होमोजेनिटी का सिद्धांत जो है वो ऐसे इक्वेट करके बता सकता है चीज़ों को। एक आध एग्जाम्पल, एक आध क्वेश्चन आपसे बनवाते हैं अभी, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी से आपको ये चीज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की क्लैरिटी आ जाएगी। अब हम लोग एक काम करते हैं, देखिए एक आध टाइप का क्वेश्चन और आता है इसमें, कैसा सवाल आता है मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होगा कि आपको फॉर्मूले के फॉर्म में डेटा दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा फोर्स जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू सम वैल्यू, कुछ भी वैल्यू दे देगा, मास दे देगा, वेलोसिटी मान लो दे दिया, या आपको रेडियस दे दिया। अभी इसी का क्वेश्चन एक बनवाता हूँ आपको, और अब आपको डायमेंशनल फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है और इनके बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। कैसे इस्टेब्लिश होगा वो समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में मान लो लिखा है कि यू हैव टू डिराइव अभी मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को इसी क्वेश्चन के अंदर यूज करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ, इसको एज अ क्वेश्चन ले लीजिए, इन टर्म्स ऑफ गिवन फॉर्मूला, या गिवन रिलेशन बोलिए, फॉर्मूला वर्ड थोड़ा गलत हो जाएगा, गिवन रिलेशन, ठीक। तो मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में, ये सवाल के अंदर ही आपको दिया हुआ है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स का प्रोपोर्शनलिटी आपको किसके साथ दिया है, मास, और इसके बाद आप लिख लीजिए वेलोसिटी, और लिख लीजिए आप रेडियस, ठीक। इनके साथ आपको फोर्स का रिलेशन जो है वो सवाल में पूछा हुआ है कि बताओ इसके लिए क्या फंडामेंटल रिलेशन या क्या फाइनल रिलेशन जो है इस्टेब्लिश हो सकता है अगर फोर्स का प्रोपोर्शनलिटी मास, वेलोसिटी और रेडियस तीनों से है, तो उस कंडीशन पर क्या हो सकता है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी इनवर्स पे भी जा सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि, क्योंकि आगे चल के आप देखिएगा तो इसमें कोई एक आध कोई क्वांटिटी होगी जो इनवर्स प्रोपोर्शन पे भी चली जाएगी। बट एक्सप्रेशन कैसे बनेगा इसका, कैसे बनाएंगे इसका एक्सप्रेशन, तो उसके लिए सबसे पहले आपको हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर, देखिए लॉ ऑफ होमोजेनिटी, यूजिंग
द लॉ ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, ठीक। इस फंडामेंटल को अगर मैं यूज करूं तो मुझे इतना समझ में आता है कि एल एच एस शुड बी इक्वल टू आर एच एस, लेकिन थोड़ा इसको इक्वल टू के फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इक्वल टू के साइन के फॉर्म में लाइएगा। तो आप लिखिएगा फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ मास, वेलोसिटी, और क्या है, रेडियस। ओके, लिख सकते हैं के टाइम्स, के क्या है हमारा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, डायमेंशनलेस है, कांस्टेंट वैल्यू या डायमेंशनलेस वैल्यू जो है वो अवेलेबल है हमारी। तो फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग लिखे के टाइम्स ऑफ मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में मैं इसको अभी के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक काम करते हैं, एक और बढ़िया सी चीज़ कर देते हैं कि इसके ऊपर इनकी पावर कितनी अभी हमको पता नहीं, तो अननोन के फॉर्म में लिख देते हैं, लेट इट बी ए, दिस वी बी एंड दिस इज सी, लिख सकते हैं ऐसा। मास टू द पावर ए अभी अननोन है, पता नहीं, वेलोसिटी टू द पावर बी, ठीक है, रेडियस टू द पावर सी, ओके राइट, के हो गया। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर एफ, आपको उस कंडीशन पे पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्म तो पता होना चाहिए ना कि कितना होता है इस फोर्स का, इसका डायमेंशनल फॉर्म जो है ये आपके लिए नोन होना चाहिए। तो एम टू द पावर 1, एल टू द पावर 1, टी टू द पावर -2, बताइए टी टू द पावर -2 होगा कि +2 होगा, भाई -2 ही होगा, अच्छा ठीक है। ये एक्सप्रेशन कैसे आया आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, अभी हम लोग जब डायमेंशनल फार्मूला बनाने लग जाएंगे, बस इस टॉपिक के बाद अगला वही है कि डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे अब क्वांटिटीज़ के लिए हम लोग, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं क्या बनेगा, ये दिस विल बी के टाइम्स मास के लिए मैंने लिख दिया m का a, देन वेलोसिटी के लिए मैंने लिख दिया, अच्छा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको याद होगा पिछले पेज में मैंने बना के दिखाया है, वेलोसिटी जिसको कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा एल टी इनवर्स, ऊपर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए भाई ऐसा लिख दिए, और रेडियस जो है आर, इसके लिए मैं लिख देता हूँ लेंथ और पावर सी। अब देखिए जब डायमेंशनल फॉर्म लिखते हैं तो हमको इस कांस्टेंट के की या डायमेंशन लेस क्वांटिटी को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली डायमेंशनल फॉर्मूले के टर्म में मैं लिख रहा हूँ ना, और के जो है इट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी क्या ज़रूरत है। चलिए बहुत ही अच्छा, हटा दीजिए इसको अभी के लिए। ये एक्सप्रेशन यहाँ से बन सकता है। अब चक्कर ये है कि मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे पावर कितना आएगा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी आएगी। क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछ लेता है कि ये वैल्यूज़ कितनी आनी चाहिए बताओ, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लॉ ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल कर लीजिए और देखते हैं कि क्या एक्सप्रेशन बनता है। अब हमको एल एच एस तो पता ही है कि इतना ही आना चाहिए, एम टू द पावर 1, एल का पावर 1, टी का पावर -2, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एम के एक्सप्रेशन में ऊपर पावर में मैंने लिख दिया ए, फिर उसके बाद देखिए L को अगर मैं समराइज कर लूँ तो L का पावर यहाँ से B भी है और C भी है, तो ये हो जाएगा L लेंथ के पावर पे B प्लस C, ओके लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसा। और T पे क्या है -1, T पे क्या है -B, T का पावर भी है और -1 भी है, तो ये -B, इतना तो आ गया। चलो अब यहाँ से ज़रा इसको रिलेट कर लेते हैं हम लोग किससे, इसको इसके स्टैंडर्ड से यानी कि LHS से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है, इनसे रिलेट करते हैं। देखिए अभी आपको तुरंत समझ में आएगा, हम लोग बेसिकली ए, बी और सी की अननोन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग होमोजेनिटी का थ्योरी, होमोजेनिटी का प्रिंसिपल। तो देयरफॉर आई कैन से अगर दोनों को मैं कंपेयर कर लूं, कंपेयरिंग बोथ, कंपेयर कर ही इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि हम होमोजेनिटी के आधार पे काम कर रहे हैं। तो आई कैन से कि ए इज इक्वल्स टू, देखो m का पावर ए, m का पावर 1, तो a इज इक्वल्स टू 1 बोल सकता हूँ मैं। अच्छा यहाँ से देखिए b प्लस सी की वैल्यू कितनी दिख रही है मुझे, l का पावर 1 है, दैट इज इक्वल्स टू l का पावर b प्लस सी, तो b प्लस सी इज ऑल्सो इक्वल टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -b, -b की वैल्यू -2 है, तो b की वैल्यू 2 है, और इसी से पता चल गया कि c की वैल्यू कितनी है, 2 उधर चला गया तो -1 है, तो मुझे मिल गई यहाँ से a b c की वैल्यू। अगर होमोजेनिटी का सिद्धांत नहीं पता होता तो ये वैल्यू नहीं निकल पाती, ए बी और सी तीनों की वैल्यू मिल गई, आप उसको पुट कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, पूरा का पूरा डेटा आपका सेम आ जाएगा, पूरा का पूरा डेटा जो है आपको बिल्कुल सेम मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इससे फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स या एम वी स्क्वायर, एम वी का स्क्वायर अपॉन आर, ये फाइनल एक्सप्रेशन आपका फोर्स का यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आया, एम का पावर 1, एल का पावर 1, टी का पावर -2। तो ऐसे हमको बनाना होता है, इस तरीके से हमको फॉर्मूला बनाना होता है, ऐसे आपको सवाल पूछ सकता है इस टाइप के। देखिए ये जो क्वेश्चन था, ये इसमें कोई आपको डेटा दे दिया और इसी डेटा के आधार पे आपको डिराइव करना था पूरा का पूरा
ठीक, तो ये बन जाएगा इस टाइप का प्रिंसिपल आपके लिए। अच्छा, अब यहाँ से कुछ जानने वाली बात, कुछ एमसीक्यू के लायक बात आपको मैं बता देता हूँ। सपोज कर लीजिएगा आपसे क्वेश्चन पूछता है, अब ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम का क्वेश्चन है, जो AJE के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सवाल में बोलता है कि नेम नेम वन क्वांटिटी, वन फिजिकल क्वांटिटी, नेम वन फिजिकल क्वांटिटी। आप सभी के लिए इसका आंसर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, आपसे थोड़ी देर के बाद मैं बता दूंगा इसका आंसर। नेम वन फिजिकल क्वांटिटी, नेम वन फिजिकल क्वांटिटी which has unit but no dimension। ऐसे क्वेश्चंस को अगर डील करना है ना तो टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। तो आपने चूंकि अभी तक पढ़ा हुआ है टॉपिक, अभी आप सोच पाएंगे कि, क्योंकि आपको डायमेंशन और यूनिट का अलग अलग मतलब समझ आ गया। अब कोई बच्चा अगर डायमेंशनल फॉर्मूला रट के चल रहा है कि भाई ये 5-6 चीज़ों का डायमेंशनल फॉर्मूला रट लो, इसी में से आएगा, तो वो नहीं बता पाएगा ऐसी चीज़ों का आंसर, वो फंस जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसी के अंदर का घुमा फिरा के पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब ये आप सभी के लिए सवाल है, बताइए आपके माइंड में आंसर आ गया क्या इसका? क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिएगा, आपको बोलता है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताइए, उसका नाम बताइए जिसकी यूनिट तो है, डायमेंशन नहीं है। विच हैज़ यूनिट बट नो डायमेंशन। सोचिएगा जरा, कुछ भी हो सकता है, क्या चीज़ है सोचिए। लेंथ की बात करेंगे तो उसके अंदर यूनिट भी है, डायमेंशन भी है, दोनों ही चीज़ें। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं टास्क के तौर पर दूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एंगल। इस क्वेश्चन का आंसर है एंगल। एंगल भी इसका आंसर है। चलिए यहाँ पे एक पूछा ना, मैं आपको दो बताता हूँ। एक एंगल है और दूसरा सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल, दोनों। एंगल की जगह प्लेन एंगल बोल सकते हो आप, इसको ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए आप याद कीजिए, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये फंडामेंटल के अलावा इनको दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के फॉर्म में देखा जाता है। क्यों पता है? क्योंकि ये ऐसी यूनिट्स होती हैं, ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनके अंदर डायमेंशन डायमेंशन नहीं होता, लेकिन यूनिट्स बकायदे होती है। यूनिट होती है ना इसकी, रेडियंस होती है। अब डायमेंशन की बात करो, आप लिखो ना 30 डिग्री लिखो, 30 लिख देते हो, इट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। आप देखिएगा कभी भी जब एसी का फंडामेंटल या एसी के जब चैप्टर्स को आप जब सॉल्व करते हो, आप ऐसा क्यों लिखते हो कि करंट का एक्सप्रेशन आ गया 20 एट एन एंगल 30 डिग्री। हाँ, और सपोज कर लीजिए करंट I2 का एक्सप्रेशन है 10 एट एन एंगल 35 डिग्री। तो आपको जब दोनों को ऐड करना होता है तो कभी भी आप मैग्नीट्यूड्स को ऐड करते हो, इनको नहीं ऐड करते हो, फेज एंगल्स को नहीं ऐड करते हो। या मान लो आपको सपोज कर लो डिवाइड करना है, तो जो आप इसमें रूल पढ़ते हो ना फेजर अलजेब्रा में, कि भाई द मैग्नीट्यूड्स आर डिवाइडेड बट द फेज एंगल्स आर सब्ट्रैक्टेड। मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे फेज एंगल्स आर एडेड, लेकिन मल्टीप्लीकेशन दोनों खाली मैग्नीट्यूड्स के बीच में होता है। तो क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायमेंशन नहीं है। ये जो क्वांटिटी है दिस डजंट होल्ड अ डायमेंशन, लेकिन यूनिट्स बाकायदा है इसके अंदर। नो डायमेंशन बट यूनिट, ये इसके अंदर होता है। तो डायमेंशन लेस है, और यूनिट आपको पता है इसका रेडियंस में आप बताते हो, स्टैंडर्ड यूनिट इसका रेडियंस में है। ठीक, सॉलिड एंगल का भी सेम हाल है। सॉलिड एंगल भी जो है इसमें भी आप देखिए डायमेंशन लेस। ये ऐसा डीप क्वेश्चन है, एकदम डेप्थ में गया वाला टॉपिक है, जिससे कि सवाल निकलता है। मैं लिख के दे सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है उनसे नहीं बनता इस टाइप का क्वेश्चन, जबकि है कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ मैंने पूछ लिया। 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें, उसी का है। बस क्या होता है कि ओवर द टाइम इंजीनियरिंग में पढ़ते पढ़ते हम बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें जो है वो माइंड से मिस होती है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए डायमेंशन लेस। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसकी यूनिट आ जाती है क्या भाई? सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? सॉलिड एंगल की यूनिट होती है टी रेडियंस। टी रेडियंस एक्सप्रेस करते हैं इसको, देखिए यूनिट है, डायमेंशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके दो, एक पूछा था हम लोगों ने, दो बता दिया यहाँ पे। अब आपके लिए आज का एक टास्क वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, बढ़िया सा। आपके लिए एक टास्क वाला सवाल दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से करिएगा। इसका भी आप चाहें तो आंसर कर सकते थे वीडियो को वहाँ पॉज करके, बट ठीक है, अभी तो इसका आंसर मैंने बता दिया। दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और इसका आंसर आपके कमेंट के रिप्लाई पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही बताया या नहीं बताया, या आपके कमेंट का मैं रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। नेम वन फिजिकल क्वांटिटी
नेम वन फिजिकल क्वांटिटी which has dimension but no unit। अब ये आपका टास्क है, दिस इज योर होमवर्क, और इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसको आपको किस में बताना है? कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, अभी हम इलेक्ट्रिकल के डेरिवेशन वाले पार्ट पर भी जाएंगे कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज कैसे बताते हैं। बट ये वीडियो मैं कोशिश मेरी यही है कि मैं एक ही वीडियो के अंदर ये पूरा डायमेंशन और यूनिट्स का पार्ट कवर करूँ, इसको एक से ज़्यादा वीडियो के पार्ट्स में ना लेके जाऊँ, ताकि आप अगर एक वीडियो शुरू से अंत तक देख लिए तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि फंडामेंटल क्या होता है, डिराइव क्या होता है, फिर क्वांटिटीज़ को कैसे डायमेंशनल फॉर्म में लाते हैं, हर चीज़ बेसिक्स इसमें मिल जाए आपको। ठीक है, इसी वजह से ये पूरा एक वीडियो है, तो थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा होगा तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, बट कोशिश पूरी है कि आपको पूरा बेसिक सारा चीज़ मैं उसमें बताऊँ। तो नेम, यू हैव टू नेम वन फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायमेंशन पर यूनिट नहीं है। डायमेंशन तो है पर यूनिट नहीं है। चलिए देखते हैं इसका आप लोग आंसर क्या बताते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। तो आपके लिए इसके बाद इसमें कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ का मैं बता देता हूँ, इसके बाद आपके लिए अलग से मैं शॉर्ट्स वगैरह ले आऊँगा जिसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कवर कर लेंगे एक साथ। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं होगा इसके लिए। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि जैसे रेजिस्टेंस हो गया, चार्ज हो गया, करंट हो गया, वोल्टेज, वर्क डन, एनर्जी, पूछता है ना ये सबसे क्वेश्चन। चलिए बताते हैं इन सबका डायमेंशनल फार्मूला, लेकिन इसके लिए कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको जाननी पड़ेंगी। ठीक है, इसके लिए कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको जाननी पड़ेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द चार्ज। तो द फर्स्ट वन इज चार्ज। कभी सपोज कर लीजिए चार्ज का आपको पूछ लिया डायमेंशनल फार्मूला बताओ, चार्ज को एक्सप्रेशन में कैसे लिखोगे आप? चार्ज को लिखते हैं हम लोग क्यू के फॉर्म में। ठीक है, कूलम्स में। कंफ्यूज मत होइएगा, कूलम्स में जब बोल रहे हैं तो कूलम इसकी यूनिट है, डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन तो क्यू के फॉर्म में आपको दिख रहा है चार्ज। ठीक, तो हमको पता है आई इज इक्वल टू क्यू इंटू टी के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। सो क्यू इज गिवन एज आई अपॉन टी। ऐसा लिखते हैं क्या? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा मत लिख दीजिएगा, पूरा फंडामेंटली इधर का उधर चला जाएगा। भाई हम लोग करंट को कैसे बताते हैं? चार्ज पर यूनिट टाइम बताते हैं ना, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो क्यू को क्या लिखेंगे? आई इंटू टी। अब सही है, नाउ दिस इज राइट, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, जब हम लोग आई की बात करते हैं ना, करंट, टी तो चलो आपको पता है कि इसको सेकंड्स में लिख सकते हैं। अब बोलेंगे सर टाइम टी है तो इसको सेकंड्स में एक्सप्रेस कर दिए, करंट आई है तो इसको एम्पियर में एक्सप्रेस कर दिए। तो देखिए ये वाली गलती मत करिएगा, ये बिल्कुल अच्छा आपने लिखा कि एम्पियर में है, सेकंड्स में है, बट ये यूनिट्स है और हमको यूनिट्स नहीं, हमको डायमेंशन से मतलब है। जब डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन हमको इसको लिखना होगा Q इज इक्वल्स टू, करंट के लिए मैं लिखूंगा एम्पियर, टाइम के लिए लिखूंगा टाइम, AT, A का पावर 1 T का पावर 1 एक्सप्रेशन है। अब आप बोलेंगे सर करंट के लिए एम्पियर ही क्यों लिखे? अरे करंट के लिए आप बोलेंगे सर करंट के लिए तो आप एम्पियर लिख दिए, यहाँ तो यूनिट लिख दिए, टाइम के लिए बोले सेकंड्स क्यों नहीं लिखे? तो गलती की है। देखिए समझिएगा मेरी बात, मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला एक्सप्रेस कर रहा हूँ? डायमेंशन के फॉर्म में। तो आप भी बोलेंगे हाँ सर हम भी तो यही बोल रहे हैं, करंट के लिए हम यही तो बोल रहे हैं कि एम्पियर तो उसकी यूनिट है, आपने क्यों यूनिट लिख दिया? देखिए करंट के केस में यूनिट भी वही है और डायमेंशन भी वही है, दोनों ही एम्पियर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। इसी वजह से मुझे, मैं भले लिख रहा हूँ यहाँ डायमेंशन का फॉर्म, बट आपको देखने में लग सकता है कि मैं यूनिट लिख रहा हूँ। मैं बेसिकली यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ डायमेंशन लिख रहा हूँ। इन द केस ऑफ करंट बोथ आर सेम। करंट के केस में एम्पियर ही उसका डायमेंशन भी बताएगा और एम्पियर ही उसका यूनिट भी बताता है। बट टाइम के केस में ऐसा नहीं है, टाइम के फॉर्म में मैं उसका डायमेंशन बता सकता हूँ बट उसकी यूनिट सेकंड्स में होती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मुझे यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो मैं डायमेंशन का केवल यूज कर रहा हूँ। क्लियर? तो इस वजह से क्यू का एक्सप्रेशन क्या बन सकता है? यहाँ से क्यू का एक्सप्रेशन बनेगा A का पावर 1 T का पावर 1। ठीक है, बन गया, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट अगली क्वांटिटी पे चलते हैं। ये तो एक क्वांटिटी हो गया ना, चार्ज। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। अब सेकंड पॉइंट पर कुछ और बताऊं उससे पहले मैं आपको फोर्स का डेरिवेशन बता देता हूं। चलिए पहले फोर्स का वो बनाते हैं। आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पढ़ते पढ़ते फिर हम उधर के बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में चले गए।
रिलेट करूंगा आखिरी में। फोर्स, एक्सेलरेशन, ये दो चीज़ें पहले जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास है फोर्स। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए। ओके, ठीक है। चलिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। सो वी विल राइट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ओहो, तो अब हमको एक्सेलरेशन भी डिराइव करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए तो मैं एम लिख दूं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास, इसके लिए एम लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखूंगा? इनटू एक्सेलरेशन। वैसे एकदम सही तरीके से अगर आप लिखो तो हम बोलते हैं कि फोर्स जो है इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। डॉट प्रोडक्ट आता है यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर के फॉर्म में लेकर के चला जाता है, उसके मायने थोड़ा बदल जाते हैं। बट हम लोग यहाँ मल्टीप्लीकेशन के एस्पेक्ट से भले लिख रहे हैं, बट आप चाहें तो इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो m टू द पावर 1, m का पावर 1 और एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन इसके लिए पहले पता होना चाहिए ना कि एक्सेलरेशन क्या होता है। चलिए इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, इसको यहीं पे होल्ड पे रखते हैं, पहले एक्सेलरेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सेलरेशन, LERATION। अच्छा, एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे बताते हैं? एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन तो पता होना चाहिए ना, तब जाके आप इसको बताएंगे। तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है? इट इज़ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी के बारे में बात करोगे तो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम भी लिखोगे साथ में। अच्छा, तो इसको आगे और क्या लिख सकते हो आप? आगे और लिखोगे आप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, अगेन डिवाइडेड बाय टाइम, ये वाले के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप वेलोसिटी बता दिए, फिर डिवाइडेड बाय टाइम लिख दिए। अब इससे क्या हो गया? डिस्टेंस के लिए आप लिख दिए यहाँ से, डिस्टेंस के लिए आपने लिखा l डिवाइड बाई, फिर टाइम ऊपर चला गया तो t, और t दिस इज इक्वल्स टू l का पावर 1 t का पावर -2। दिस इज फॉर एक्सेलरेशन। बता सकते हैं हम लोग इसको ऐसा। तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या है आपके पास? यू हैव गॉट फाइनली द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास आ गया, l का पावर 1 t का पावर -2, ठीक है। m भी लिख सकते हो, m का पावर 0, मास की कोई यहाँ नीड नहीं है। अब ये एक्सेलरेशन का जो डेटा आया आपके पास, इसको आप पुट कर दीजिए कहाँ पर? फोर्स के इक्वेशन पे, ठीक। तो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, l का पावर 1 t का पावर -2, ठीक। सो फाइनली फोर्स का एक्सप्रेशन मेरे पास क्या बनेगा? m का पावर 1 l का पावर 1 t का पावर -2। और इसी से क्लियर हो गया होगा आपको कि पिछले वाले पेज पे मैंने जो ये फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा, मुझे तो याद हो गया था खैर लिखते लिखते ये सब चीज़ें, बट आप इसको अगर खुद से भी बनाएंगे तो आप बिल्कुल आराम से फोर्स के एक्सप्रेशन तक आ सकते हैं। अब बात ये है कि मैंने फोर्स का एक्सप्रेशन आपको क्यों बनवाया डायमेंशनल पर। बहुत सारा कुछ हो सकता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से लेके बहुत सारी n नंबर ऑफ चीज़ें जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। स्पेसिफिकली यही क्यों बनवाया? क्योंकि मुझे कन्फाइंड रखना है आपको इलेक्ट्रिकल के डेटा से, उसी के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में। चलिए ठीक है, तो फोर्स का एक्सप्रेशन जो आ गया ये आगे मदद करेगा हमको बाकी के डेटा में, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। आपको मैं तीसरे क्वांटिटी तक लेकर के आता हूँ, क्वांटिटी नंबर 3। इसको जरा डिराइव करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे किसको डिराइव करेंगे? थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे अबाउट द वर्क डन। वर्क डन। अच्छा, एक बढ़िया सी चीज़ ये है कि वर्क डन का और एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो दोनों का सेम आता है। तो वर्क डन लिख दो या फिर आप बोल दो एनर्जी, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही रहेगा। तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं, दोनों के लिए आपको एक ही डेरिवेशन काम कर जाएगा। तो नाउ व्हाट अबाउट द वर्क डन? वर्क डन कैसे हम लोग बताते हैं? वर्क डन का फॉर्मूला कैसे होता है भाई? वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में होता है कि कितना ताकत लगाया और कितनी दूर धक्का दिया, कितनी दूर डिस्प्लेस कर दिया किसी चीज़ को, ठीक। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब देखिए फोर्स का अभी अभी मैंने आपको करवाया था डेरिवेशन, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्म का। अब आप इसको लिख सकते हैं क्या? अब फोर्स के लिए आप लिखेंगे m का पावर 1 l का पावर 1 t का पावर -2। डिस्टेंस के लिए आप क्या लिखेंगे? l, लेंथ। यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट है तो ये साइन को थोड़ा सुधार लेते हैं हम लोग।
इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसको भी हम लोग बोलते हैं वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास फाइनली वर्क डन का एक्सप्रेशन आता है, देयरफॉर वर्क डन, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारे पास m का पावर 1 l का पावर 2 t का पावर -2। ये आ गया आपके पास वर्क डन का एक्सप्रेशन, और यही एक्सप्रेशन एनर्जी का भी है, यही सेम एक्सप्रेशन आपके पास एनर्जी का भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ये है, m का पावर 1 l का पावर 2 t का पावर -2। बहुत अच्छा, ठीक, यहाँ तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अब सवाल आता है रेजिस्टेंस का। अब एग्जाम में से क्या क्या पूछा हुआ है इसमें से वो मैं बता दूं। एग्जाम में आपको वर्क डन का पूछ चुका है, एनर्जी के फॉर्म में पूछ चुका है, सॉरी, तो एनर्जी के फॉर्म में पूछ चुका है डेटा। दूसरा आपको एग्जामिनेशन में किसका पूछा हुआ है, फोर्स का शायद पूछा हुआ है, फोर्स का भी एक बार आया हुआ है इसका क्वेश्चन, ये आया हुआ है 1 मार्क का क्वेश्चन, एक ही सवाल बनता है बट वो छूट जाता है क्योंकि बेसिक्स नहीं पता रहता है, अभी बनेगा। अब आपको एक सवाल पूछा था, अगेन ये यूपीपीसीएल का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा था। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला तो और भी एग्जाम में पूछा है वैसे। हम लोग अब यहाँ से देखते हैं आगे कि रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन जो है वो कैसे बनता है, ठीक। तो रेजिस्टेंस के केस में हम लोग देखेंगे बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ वी कैन से कि R इज इक्वल्स टू V बाई आई, लिख सकते हैं रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन किसके फॉर्म में मैंने लिखा, वोल्टेज और करंट के फॉर्म में लिखा, ठीक है। व्हाट अबाउट द वोल्टेज, अब V जो है वो तो वोल्टेज को शो कर रहा है, I का तो चलो ठीक है कि आप एक्सप्रेशन बता दोगे कि एम्पियर्स के फॉर्म में, चलो वो तो समझ आता है। व्हाट अबाउट द वोल्टेज का तो नहीं डिराइव किया ना, इसी के अंदर आपको वोल्टेज का भी डिराइव करवाऊंगा, मतलब लिख रहे हैं चौथा पॉइंट, पांचवा भी इसी के अंदर आपको मिलेगा। वोल्टेज का डेरिवेशन कैसे करेंगे भाई, वोल्टेज का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, पिछला वीडियो अगर आपने देखा है आपको पता है कि हम लोग वोल्टेज के लिए बोलते हैं कि इट इज़ अ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस पॉइंट की अगर हम लोग बात करें या इस वोल्टेज के डेरिवेशन डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग लिखते हैं इसको वर्क डन अपॉन चार्ज। किसी चार्ज को या चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में लगने वाला जो वर्क डन है, जो वर्क है, उसी को हम लोग बोलते हैं ना वोल्टेज के फॉर्म में। वर्क डन का डेरिवेशन आपने किया हुआ है और चार्ज का भी किया हुआ है। वर्क डन का देखिए अभी जस्ट पिछले पेज में मैंने आपको कराया है, क्या आया इसका एक्सप्रेशन, m का पावर 1 l का पावर 2 t का पावर -2। तो दिस इज m l t। और चार्ज का एक्सप्रेशन आपने क्या लिखा, चार्ज का याद करिए, तो चार्ज का एक्सप्रेशन था आई क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, यानी कि एम्पियर इंटू टाइम। तो ये ए और टी के फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन बन गया, ठीक। अब इन दोनों के हेल्प से अगर मैं वोल्टेज का बताऊं डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर मैं वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला बताऊं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m का पावर 1 l का पावर 2 t के पावर में देखिए एक और ऐड हो गया माइनस में, -3, और a का पावर -1 भी आ जाएगा साथ में, a का पावर -1 भी साथ में आ जाएगा, वो भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल, और डायमेंशन भी एम्पियर ही है, करंट के लिए आप इसको लिख रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन आपका वोल्टेज के केस में आता है, ठीक है। अगर कभी कभी अगर आपको एग्जामिनेशन में सवाल में वोल्टेज का पूछ लिया डायमेंशनल फॉर्मूला, आप ये बता सकते हैं, ये बन जाएगा m l2 t का पावर -3 और a का पावर -1, ठीक है। अब इसी से आगे रेजिस्टेंस पे आते हैं हम लोग। नाउ अगेन रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज का क्या है, वोल्टेज के लिए है m का पावर 1 l का पावर 2 t का पावर -3 a का पावर -1 डिवाइडेड बाई करंट, जिसके लिए आप लिखोगे a, ठीक है। इसके लिए आप क्या एक्सप्रेशन लिखोगे, a का एक्सप्रेशन, तो इस a को भी ऊपर भेज दीजिए, रेजिस्टेंस का आंसर आ जाएगा। तो फाइनली यू विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ R एज m का पावर 1 l2 t का पावर -3 और a का पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 1 घंटे के लगभग की वीडियो बन चुकी है, अब मुझे लगता है अभी रुक जाना चाहिए मुझे। इस डेप्थ में जाते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें डिराइव करेंगे, और जैसे ही आप जब कोई चीज़ सीखते हैं ना तो आपको सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आता है, आपको और ज़्यादा इन्जॉय करोगे, आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। अगर आप इसको प्रॉपरली सीख गए तो आपको ये सब बनाने में बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन फिर हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि भले कोई चीज़ अगर आ गई, सीख गए, बट ये भी ध्यान दीजिए एग्जाम में उसका वेटेज कितने का है, उतना ही समय देना है आपको। तो इतने में आप सीख गए ना, प्रॉपरली समझ गए ना, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम आपको दिखेगा,
उससे ज़्यादा सवाल नहीं दिखेगा डायमेंशन का। तो उतना अगर आप बना ले रहे हैं, चीज़ें समझ जा रहे हैं यहाँ से, बना लेंगे, उतने मार्क्स के लिए इतना समय देना इज़ जेन्युइन। ठीक है, तो आज का सेशन अब मैं यहीं पर एंड अप करता हूँ। आई होप आपको एकदम प्रॉपरली समझ में आया होगा ये पूरा डायमेंशन एंड यूनिट्स का जो कंसेप्ट था इस चैप्टर में जो डिस्कस किए। असाइनमेंट क्वेश्चन भूलिएगा मत, याद रखिएगा। मैंने आपसे सवाल में ये पूछा है, यानी कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी कोई एक यूनिट का आपको नाम बताना है जिसकी की डायमेंशन जो है वो होती है लेकिन यूनिट नहीं होती। कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में जिसका डायमेंशन तो होता है लेकिन कोई भी उसका यूनिट नहीं होता। ठीक, कमेंट सेक्शन पे आपके मैसेज का मैं जरूर से रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू।